हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें बीम की डिज़ाइन करनी है WSM मेथड का यूज़ करके। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी फ़िलोसफीज़ हैं। WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं जिसे, लिमिट स्टेट मेथड और प्लास्टिक मेथड। इन तीनों में से तीनों मेथडों से अलग अलग तरीके से हम बीम की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पर अभी हम जो बीम की डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू करने जा रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब है जो स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस होता है। वर्क कोई बीम पर लोडिंग आ रही है, उस लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या है? वो स्ट्रेस, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा, वर्किंग स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्चुअल वर्किंग लोड। तो एक्चुअल वर्क लोड कर स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल लोड वर्क करेंगे उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, वर्किंग स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं बीम में, उस स्ट्रेसेस की वजह, मतलब जो लोडिंग एक्ट करती है उसकी वजह से स्ट्रेसेस आते हैं। अब जो लोडिंग एक्ट करती है, लोडिंग की वजह से तो कई तरह के स्ट्रेसेस आ सकते हैं ना, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस आ सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस आ सकता है, टॉर्जनल स्ट्रेस आ सकता है, शियर स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस आते हैं बीम पे, किसकी वजह से? लोडिंग की वजह से। अब हमको ये भी पता है कि वो जो लोड आए हैं, लोड की वजह से जिस तरीके से बीम पे जिस तरीके का स्ट्रेस डेवलप होगा, हमको बीम में उसी स्ट्रेसेस की वजह से क्या कराना होगा, शिफ्ट कराना पड़ेगा। मान के चलो लोड आया, लोड की वजह से बीम हो गई बैंड होने की वजह से क्या होगा, नीचे टेंशन आएगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा। तो उसे हम जब बीम की डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमें क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा जहाँ पर टेंशन आ रहा है वहाँ पे हमारा जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर कंक्रीट है या स्टील है, वो टेंशन को प्रॉपरली ले लें। अब लोडिंग की वजह से अगर शेयर आया तो वहाँ पे मुझे ये भी देखना पड़ेगा कंक्रीट और रेनफोर्समेंट जहाँ पे हमने यूज़ किया वो शेयर में क्या हो, स्टैंड करे, मतलब जितना शेयर आ रहा हो उसको आसानी से क्या कर ले, सहन कर ले या बियर कर ले। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस आते हैं। अब हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बीम है उस पर बेंडिंग की वजह से किस तरीके से स्ट्रेसेस आते हैं, उन बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं उनका बीम पे असर क्या होता है। अगर वो जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो उस वजह उसको, अगर जब हम बीम की डिज़ाइनिंग करेंगे तो उन स्ट्रेसेस से हम बीम को कैसे सेव कराएं और एक जो इकोनॉमिकल और एफिशिएंट बीम की डिज़ाइनिंग कैसे करें। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पहला हमारा कंप्लीट करेंगे कि हमारी बीम पे लोड आ रहा है, लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, और उस बेंडिंग स्ट्रेस आने की वजह से क्या है, बीम में टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। वो जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं उनकी हमें क्या करनी है, बीम के जो मेटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रेड कर रहे हैं कंक्रीट की या जो ग्रेड कर रहे हैं स्टील की, या जो एरिया यूज़ करने वाले हैं स्टील का, वो कितना लेना है, किस तरीके से लेना है, वो हम फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो मैं यूज़ होंगे आगे, जो पता होने चाहिए। वैसे तो मैं फर्दर पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ की। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो हमें पता है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। अगर हमने जब वहाँ पर पिछली वीडियो में देखा था, निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी, FCR जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था कोड ने, वो कितना दिया था, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है या जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है टेंशन में, वो FCR बराबर कितनी निकल के आई थी, 0.7 √FCK। ये हमारी निकल के आई थी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के टर्म में। ठीक है। हमारे पास दो और मेथड भी हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी क्या टेंशन स्ट्रेंथ निकालते हैं, पर कोड ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक हमारा मेथड है ये वाला, जो हमारा पहला मेथड है, ये क्या है, 2 पॉइंट लोड मेथड। 2 पॉइंट लोड मेथड में क्या होता है कि एक सेकेंड, हम इसमें करते क्या हैं कि हमारा कोई बीम है, जैसे आप ये देख पा रही है हमारी क्या है, कोई भी बीम है, बीम पे क्या है, दो लोड लगाए जाते हैं। यहाँ से एक तरीके से पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ से एक तरीके से क्या लोड लगा रहा है, पॉइंट लोड लगा है। दोनों पॉइंट लोड लगाने की वजह से क्या है, बीम बेंड हो रही है। बेंड हो रही है तो कुछ इस तरीके से बेंडिंग दिख रही है, बेंड ही है एक तरीके से। लोड आने की वजह से बीम बेंड हो रही है, बेंड होने की वजह से क्या है, नीचे टेंशन आ रहा है, टेंशन की वजह से क्या हो गया, क्रैक डेवलप हो गए। तो ये क्या, मेरी बीम किस में फेल हो गई, टेंशन में फेल हो गई। तो जब हम इस तरीके से 2 पॉइंट लोडिंग की करते हैं किसी भी बीम पे, कंक्रीट की बीम पे, और उसकी टेंशन स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो टेंशन स्ट्रेंथ निकालते हैं हम किसका है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि टू पॉइंट लोड आर अप्लाइड टू गेट अ यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट। अब हम 2 पॉइंट लोड इस वजह से अप्लाई करते हैं कि 2 पॉइंट लोड अप्लाइड किए ना हमने यहाँ पे, एक ये किया और एक ये किया है। ये 2 पॉइंट लोड इस वजह से अप्लाई करते हैं जिससे कि जो मेरा बेंडिंग मूवमेंट है कांस्टेंट बना रहे, प्योर बेंडिंग मूवमेंट बना रहे, जिसकी वजह से जो टेंशन आएगा वो भी एक एग्जैक्ट मतलब करेक्ट टेंशन होगा। तो उसकी हम वैल्यू आसानी से मतलब इफिशिएंटली और मतलब कह सकते हैं ना कि सेकेंडरी स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगी बहुत कंसाइज निकल के आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे 2 पॉइंट लोड लगाते हैं टू गेट अ यूनिफॉर्म बेंडिंग मिल जाए एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म बेंडिंग होगी तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेंशन कंप्रेशन में। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करना हमारे पास फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है। उसमें क्या करते हैं, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला में एफ सी आर बराबर कितना निकल के एम इंटू वाई अपॉन आई। तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में पढ़ते हैं, तो उसकी सहायता से हम क्या है टेंशन स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आया। अगर दूसरे तरीके की बात करूं, जो निकालने का तरीका हमारे पास है टेंशन स्ट्रेंथ बाय स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर क्यूब ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं कंक्रीट का, एक सिलेंड्रिकल बना लेते हैं, जो आकार होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लेते हैं। उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। कंप्रेसिव फोर्स लगाने की वजह से जब मैं यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, तो ये जब इन दोनों को दबाएगी तो क्या होगी, ये कंक्रीट इस तरीके से फैलने की कोशिश करेगी। जब ये फैलने की कोशिश है मतलब इस जगह क्या आ रहे हैं, टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं, और टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो इस वजह से इनका फेलियर क्या होगा, ये जो क्रैक आ रहा है ये फेलियर हो गया। तो जब अब यहाँ पे मेरा जो मेन इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या है, वो उस कंक्रीट के सिलेंडर पे क्या है टेंशन स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसके कारण वो स्प्लिट हो गई 2 पार्टों में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर जब ज़्यादा लोड बढ़ता चला जाएगा, एक सेकेंड, तो ज़्यादा लोड बढ़ता चला जाएगा तो ये क्या है पूरा अलग हो जाएंगे, 2 पार्टों में अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इस टेस्ट का नाम क्या दिया, स्प्लिट टेस्ट दिया, या टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय स्प्लिट सिलेंड्रिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टेस्ट होते हैं जिन पे हम जिनकी सहायता से हम टेंशन टेस्ट करते हैं, या फिर कोड का हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है 0.7 के उसका यूज़ करके हम अपनी टेंशन स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात हमको पता है, कंक्रीट टेंशन में बहुत कमज़ोर होती है, उसकी टेंशन स्ट्रेंथ कम होती है। इस वजह से हम क्या है अपनी स्टील यूज़ करते हैं जिस जगह हमारा टेंशन आता है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बीम के एनालिसिस करेंगे, कोई भी बीम हो, किसी भी जगह बीम हो, प्लिंथ बीम हो और या फिर हमारी कोई टाई बीम हो या स्लैब बीम हो, बीम कहीं भी यूज़ हो रही होगी, बीम पर लोडिंग होगी। अब जो लोडिंग की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लोड की वजह से जब बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं या बेंडिंग आ रही है, लोड की वजह से डायरेक्ट टेंशन भी आएगा, शियर भी आएगा, टॉर्जन भी आएगा। हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज एक एक पहले हम बेंडिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर शियर के लिए डिज़ाइन करेंगे, ऐसे ऐसे हर अलग अलग बीम के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो हम ही बात कर रहे हैं बीम पे क्या रही बेंडिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी एक स्ट्रक्चर है बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी बीम उठा लो, ये बीम उठा लूँ, ये बीम उठा लूँ, ये बीम उठा लूँ, ये बीम उठा लूँ, कोई भी बीम है, अगर यहाँ पर स्लेब डलेगी, आगे फ्रेमवर्क काम होगा तो इस पर क्या होगा, लोड आएगा। लोड आएगा, लोड आने के बाद क्या होगा, ये बीम मेरी बेंड होने की कोशिश करेगी। बीम बेंड होने की कोशिश करेगी का मतलब ये है कुछ किस तरीके से बेंड होगी, मैं बताऊँगा। इस बीम पे लोड आएगा, लोड होने के बाद क्या है, ये बीम बेंड होने की कोशिश करेगी। अब बेंड होने की कोशिश करेगी कुछ इस तरीके से, मेरी क्या होगी, बीम बेंड होगी। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बीम मेरी क्या एक तरीके से थोड़ी थोड़ी बेंड हो गई। बेंड होने के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हो ये क्रैक भी डेवलप हो रहे हैं इसमें, क्योंकि कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ है नहीं, और लोडिंग की वजह से जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ से क्या है ज़्यादा, तो बीम मेरी क्या होने लगी, बेंड होने लगी। और अगर मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा तो वो जो क्रैक हैं ये पूरे फिर और बढ़ते चले जाएंगे अंदर की तरफ, ये क्रैक और चले जाएंगे, तो फाइनली ये मेरा जो कंक्रीट है नीचे से पूरा क्रैकिंग हो जाएगी, फेलियर की तरफ हो जाएगी, पूरा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट लोड है, एक लोड ये रहा और एक लोड ये रहा, ये भी हमारा क्या है 2 पॉइंट टेस्ट है जो टेंशन के लिए हम करते हैं। तो डिफरेंट टेस्ट हैं। तो हमारे किस तरीके से कंक्रीट हमारी जो बीम है वो बेंड हो रही है। एक्चुअल स्ट्रेसेस में भी अगर मतलब मेरी बीम किसी स्ट्रक्चर में लगी हो, जैसे स्लैब की वजह से जब लोड ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो जो स्लैब में जो बीम लगी है तो वो क्या होगी, बेंड होगी। बेंड वो किसी इस तरीके से होगी, तो हम क्या करते हैं
कि हम पहले ही लेबोरेटरी में सारे एक तरीके से टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि एक्चुअल में जब बीम पर लोडिंग आएगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो वही हमने यहाँ पे क्या टेंशन टेस्ट किया, तो ये एक तरीके से एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगा कि लोडिंग की वजह से किस तरीके से बीम मेरी बेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो वाली मेरी बीम है ये मेरी एक तरीके की कंटिन्यूस बीम है। कंटिन्यूस बीम कहने का मतलब है जो दो सपोर्ट से ज़्यादा पे हो। तो एक सपोर्ट एरिया, एक सपोर्ट एरिया और एक सपोर्ट एरिया एंड में। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कैसे बेंड हुई है, साइज़ कम हो गया, एक सेकेंड। यहाँ से ऐसे ऐसे बेंड हुई है, इसके बाद इस पोर्शन में इस तरीके से बेंड हुई है, फिर इस तरीके से। तो कंटिन्यूस बीम में कुछ तरह इस तरीके से बेंड हो रही है और ये बेंड। तो डिफरेंट डिफरेंट बीम है, वो जिस तरह की बीम होगी उस तरीके से अलग तरीके से बेंड होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम अलग तरीके से बेंड होती है, कैंटिलीवर बीम में ऊपर टेंशन आता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे टेंशन आता है। वो तो डिपेंड करता है किस तरीके की बीम हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो बीम की लोडिंग की वजह से क्या होगा, उसका बेंडिंग हुई, बेंडिंग की वजह से उसमें क्या होगा, टेंशन स्ट्रेस जनरेट होगा। ये डायग्राम देखो यहाँ पे मेरा क्या है, बीम टेंशन में क्या हो रही है, फेल हो गई है। पूरे के पूरे क्रैक आप देख रहे हो कितने प्रोपिगेट करके, प्रोपिगेट कितने अंदर तक चले गए। तो पूरी की पूरी बीम फेल हो जाएगी, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस वजह से जब मैं बीम की डिज़ाइनिंग करूँ मुझे हमेशा ये याद रखना होगा कि बीम हमें कभी टेंशन में फेल ना हो कंक्रीटिंग की वजह से। अगर कंक्रीट की इतनी टेंशनल स्ट्रेंथ नहीं है तो वहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगा, स्टील का यूज़ करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ बीम की बेंडिंग की। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। अरे एक सेकेंड, अब देखो मैंने यहाँ पर कोई बीम ली है, बीम ये 3D में आपको दिख ही रही होगी। ये मैंने कोई एक बीम ली है, इस पर मेरा क्या है, यूडीएल लोडिंग लगी हुई है। लोडिंग है, नीचे सपोर्ट है, ये मेरी कौन सी रोलर सपोर्ट है, ये मेरी हिंज सपोर्ट है। इसकी वजह से बेंडिंग है, बेंडिंग आप देख रहे हो इस तरीके से मेरी बीम क्या हो गई, बेंड हो गई, मेरी बीम क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, अब बेंडिंग होने की वजह से क्या हुआ, जब मेरी बीम बेंड हुई तो नीचे जो नीचे वाला पोर्शन है मेरी बीम का वो क्या हुआ, फैला। वो लंबाई में जो यहाँ पर अगर ये इस बीम की लंबाई मेरी एल है और जो अब जो नीचे वाला ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। मतलब लंबाई में मेरी थोड़ी क्या वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ। और ऊपर वाली लंबाई भी एल है इधर। तो अगर मैं बात करूँ इस जगह, तो इस जगह जो ये वाली लंबाई है ऊपर की ये कितनी है, एल माइनस डेल एल। इधर मेरा कुछ लंबाई में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऊपर मुझे पता है लंबाई कम हो रही है जब बेंडिंग आ रही है, और नीचे लंबाई मेरी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो ये लंबाई मेरी कब बढ़ती है, मतलब इंक्रीमेंट कब होता है, जब हमारा टेंशन आता है। तो मेरा नीचे क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। लंबाई मेरी कम कब होती है, या मतलब जो इलोंगेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कब कम होता है, जब मेरा क्या हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा हो या कंप्रेसिव फोर्स उसमें आ रहे हो। तो अब मुझे दिख रहा है ऊपर मेरी जो लेंथ है वो कम हो रही है और नीचे मेरी लेंथ है क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ ऊपर मेरी बीम क्या है, कंप्रेशन में, और नीचे मेरी बीम क्या है, टेंशन में। तो इस वजह से हम कहते हैं जब हमारे बेंडिंग लोड की वजह से बेंडिंग आती है, बेंडिंग की वजह से क्या आता है, टेंशन स्ट्रेसेस आते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस आते हैं। टेंशन स्ट्रेसेस कैसे आ रहे हैं, नीचे मेरी लंबाई में फैल रही है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आ रहे हैं, मेरी जो ऊपर लंबाई में क्या है, घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब फिर यहीं पर अगर मेरी बात करके चलो, ये तो मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर मेरी कैंटिलीवर बीम होती, कैंटिलीवर बीम का किस तरीके से उसमें बेंडिंग होती है। अगर हम कैंटिलीवर की बीम की बात करें तो उसे भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह अब देखो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में मैंने क्या है, यूडीएल लोडिंग लगाई। यूडीएल लोडिंग के कारण वो क्या है, मेरी बीम जो कैंटिलीवर है वो बेंड हो गई। बेंडिंग होने के कारण आप देख पा रहे हो कि जो मेरी जो बीम है, बीम की जो लंबाई है ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, लंबाई एल प्लस डेल एल हो गई, मतलब लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ। नीचे वाली बीम में क्या है, लंबाई में डिक्रीमेंट हुआ, मतलब घटी है। तो
अगर इधर से देखा जाए तो मुझे पता है जब लंबाई कब बढ़ती है, जब उसमें टेंशन स्ट्रेसेस आते हैं, और घटती कब है जब कंप्रेशन आते हैं। तो मेरी ऊपर लंबाई बढ़ रही है तो मतलब यहाँ पर ऊपर टेंशन आ रहे हैं और नीचे क्या आ रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो एक तरीके से तो मैं अंदाज़ा लगाया कि लोडिंग आती है, लोडिंग की वजह से बेंडिंग आई, बेंडिंग की वजह से क्या है, ये बीम में लंबाई में वृद्धि भी होती है और घटना भी होता है। जिस जगह लंबाई कम होती है घटती है वहाँ क्या होता है, बेंडिंग कंप्रेशन आता है, और जिस जगह लंबाई बढ़ती है उस जगह क्या आता है, बेंडिंग टेंशन आता है। बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन नाम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ये बेंडिंग की वजह से है, क्योंकि टेंशन मेरा डायरेक्ट भी आ सकता है। जब मैं किसी रोड को दोनों तरफ से खींचूँ तो वो क्या खींची, तो वो बेंडिंग टेंशन, वो टेंशन है, टेंशन तो है पर बेंडिंग टेंशन नहीं, वो कैसा डायरेक्ट टेंशन है। ऐसे ही जब मैं किसी रोड को दोनों तरफ से दबाऊंगा तो वो क्या होगी, लंबाई में घटेगी, तो मतलब उसमें कंप्रेशन आ रहा है, पर वो क्या कंप्रेशन है, वो बेंडिंग कंप्रेशन नहीं। बेंडिंग कंप्रेशन बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन आया। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो लोड आ रहा है, लोड की वजह से क्या आ रही है, बेंडिंग आ रही है, और बेंडिंग की वजह से मेरा क्या है, टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है। इतना समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। लोडिंग आ रही है, लोडिंग की वजह से बेंडिंग हो रही है, और बेंडिंग की वजह से मेरा क्या है, टेंशन आ रहा है एक जगह, और एक जगह क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करूँ तो नीचे टेंशन आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब जब नीचे टेंशन किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि नीचे टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं बेंडिंग की वजह से, और कंप्रेशन ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं बेंडिंग की वजह से। तो वो स्ट्रेसेस किस तरीके से एक्ट करते हैं वो मैंने इस 3D डायग्राम में दिखा दिया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, यहाँ मैं जब मेरी बेंड होगी, बेंड होने के बाद उस पर कुछ स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे। तो वो कुछ स्ट्रेसेस मैंने इस तरीके से बना दिए, इस तरीके से एक्ट करेंगे। ऊपर कंप्रेशन में तो मैंने कंप्रेशन का है, और जो रेड कलर में क्या है, दोनों बाहर की तरफ भग रहे हैं, तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, टेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे टेंशन आ रहा है। अब जो स्ट्रेस डायग्राम बना या जो स्ट्रेन डायग्राम बना, आप देख पा रहे हो ट्रेंगल बना हुआ है। किस तरीके से बनाया हुआ है, मैंने क्या बनाया है, ट्रेंगल बनाया है ना। अगर बात करूँ इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या ट्रायंगल बना हुआ है। अब जो ये ट्रायंगल क्यों बना हुआ है, इसका रीज़न क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में तुम आप लोग इधर देखो, जब मैं बीम बेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बीम बेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी बीम बेंड हुई है। बेंडिंग होने की वजह से क्या हुआ, जो ये मेरी ये तो मेरी न्यूट्रल, अरे एक सेकंड, ये जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस है ये वाली, और इस पर जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। अब जैसे जैसे जब बीम बेंड होने से पहले, जैसे बीम बेंड हुई उसके बाद भी ये क्या है, परपेंडिकुलर रहा, परपेंडिकुलर रहा। पर जो मेरी एक्सिस थी जो भी स्ट्रेट थी कुछ इस तरीके से, वो स्ट्रेट ना हो गई, कुछ इस तरीके से क्या हो गई, थोड़ी इंक्लाइंड हो गई। इंक्लाइंड हुई है पर वो 90 डिग्री पे है अभी, जो इनके बीच का एंगल है वो अभी कितना है, 90 डिग्री है। तो मेरा क्या है, बीम अभी लोडिंग की वजह से क्या इंक्लाइंड हुई, पर उनके बीच का जो एंगल है वो अब भी कितना रहा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा 90 दिख नहीं रहा, पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहा, अब भी 90 डिग्री रहा। ठीक है, अब जब मेरा बात करोगे कि जब मेरी बीम बेंड हो रही है, एक इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बात करें जब मेरी बीम बेंड हो रही है, बेंड होने की वजह से मुझे एक चीज़ दिख रही है, सबसे ज़्यादा जो मेरा फैला हुआ है, या सबसे ज़्यादा जो मेरी बीम जो लंबाई में वृद्धि होगी वो किस जगह होगी, जो सबसे नीचे वाली लेयर है। इस जगह पे मेरी बीम में सबसे ज़्यादा लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और सबसे ज़्यादा लंबाई में घटाव कहाँ हो रहा है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस वाली लेयर पे मेरे लंबाई में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा घटाव हो रहा है। ठीक, और बाकी बीच की लेयरों में लंबाई किस तरीके से घट रही बढ़ रही है। अगर मैं बीच की लेयर में देखूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सबसे निचली वाली लेयर पर लंबाई बढ़ी है, उसके बाद उससे थोड़ी नीचे वाली लेयर पर लंबाई बढ़ी, उसके बाद सबसे नीचे और नीचे वाली लेयर पर, और धीमे धीमे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो बिल्कुल लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो वो पॉइंट आ गया। ऐसे ही मेरे जब मैं बात करूँ कि ऊपर सबसे ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा है सबसे टॉप वाली लेयर पर, धीमे धीमे और जो कंप्रेशन स्ट्रेन है, मतलब जो लंबाई में कम वृद्धि हुई फिर और कम हुई, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना टेंशन आ रहा है ना कंप्रेशन आ रहा है, मतलब जहाँ ना लंबाई में वृद्धि हो रही है ना लंबाई में क्या होता है घटना हो रहा है, मतलब ना लेंथ डिक्रीज हो रही है ना लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा पॉइंट है, ऐसी एक्सिस वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जिस पे ना तो एलोंगेशन आता है ना कॉन्ट्रैक्शन आता है, ना लंबाई वृद्धि होती है ना लंबाई घटती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया है समझ पाओगे कि जब मैंने क्या बता रहा था कि सबसे ज़्यादा टेंशन जो सबसे ज़्यादा लंबाई वृद्धि नीचे हो रही है और सबसे ज़्यादा लंबाई में घटाव ऊपर हो रहा है, तो धीमे धीमे वो क्या होता है, कम होते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम में बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं
मैंने इस तरीके से बना दिया। पेन के कलर में आप देख रहे हो, रेड कलर में सबसे ज़्यादा लंबाई वृद्धि ऊपर वाले में हुई, उसके बाद कम लंबाई में वृद्धि हुई, उसके बाद कम लंबाई में हुई, और धीमे धीमे क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो इसने एक शेप ली है वो क्या है, ट्रायंगल के लिए। इस तरीके से ऊपर कंप्रेशन की बात करूँ, जो ब्लू पेन में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लंबाई में घटाव हुआ ऊपर वाली में हुआ, फिर धीमे धीमे और लंबाई में कम वृद्धि हुई, फिर कम वृद्धि, आखिर में बिल्कुल वे वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो जो डिक्रीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसकी भी अगर शेप देखोगे तो वो ट्रायंगल की तरह की दिखेगी। तो अब एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आई कि लोडिंग की वजह से बेंडिंग आई, बेंडिंग की वजह से टेंशन और कंप्रेशन उत्पन्न हुए। अगर उसका मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँ, स्ट्रेन मतलब जो डिफॉर्मेशन आई, जो लंबाई में वृद्धि हुई है, और उसको विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ में अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन के आ रही है। अब देखो, ये जो स्ट्रेन डायग्राम है और स्ट्रेस डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ये पूरे तुम्हारे आरसीसी में यूज़फुल रहेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कभी तुम्हारे आरसीसी मतलब आगे समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ क्लियर होती चली जानी चाहिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट छूट गया तो फिर आरसीसी पीछे रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, ट्रायंगल किस क्यों बना है इसका, ये तो मैं समझ में आ गया। त्रिभुज क्यों बन रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो क्या है, एक तरीके से किस तरीके से आ रहे हैं, धीमे धीमे लीनियर फॉर्म में कम हो रहे हैं, या लीनियर फॉर्म में क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इस वजह से हम हो रहे हैं क्योंकि हमने एक एजप्शन भी लिया हुआ है कि जो एवरी सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग से पहले जो सेक्शन प्लेन था, मतलब जो क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर था, वो बेंडिंग के बाद भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एक्चुअल में मे बी डिफर हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो एग्जैक्टली नहीं आए ना हो जैसे हम एज्यूम करते हैं, पर हम एज्यूम करके चलते हैं वो 90 डिग्री रहेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेन होते हैं वो लीनियर होते हैं, और जो लीनियर होंगे तो उनकी जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, अगर स्ट्रेन डायग्राम की बात करूँ। ठीक है, अब मेरा जो स्ट्रेन डायग्राम मैंने बता दिया ट्रायंगल क्यों फॉर्म होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल किस वजह से फॉर्म हुआ। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि ट्रायंगल इस वजह से फॉर्म है कि जो स्ट्रेन है लीनियरली घट रहे हैं, लीनियरली बढ़ रहे हैं, मतलब जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो धीमे धीमे बढ़ रही है, एक थोड़ी बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, और जो घट रही है तो ज़्यादा घटी फिर कम घटी फिर कम घटी, तो एक ट्रायंगल बना लिया। इस वजह से मेरा क्या जो स्ट्रेन डायग्राम है वो क्या है, ट्रायंगल की तरह का है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करता हूँ अगली। जैसे हमारे पास एक हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ की तुम बात करते हो, क्या है हुक्स लॉ बराबर क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मेरा स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होने का मतलब ये है कि जैसा रेशियो से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, उसी रेशियो से स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रायंगल है। तो अगर मैं इलास्टिक लिमिट तक की बात करूँ, जैसे हम माइल्ड स्टील में डिस्कस करते थे ना, एक टेस्ट किया था माइल्ड स्टील का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस तरीके से टेस्ट करते हैं, लोड लगाया, लोड की वजह से टेंशन दिया, तो हमारे एक माइल्ड स्टील का करवाया, तो उसमें मैंने डिफरेंट पॉइंट बात कर रहे थे कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जिसमें इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लोड हटा दूँ, तो हटाने के बाद वो जो मेरा जितना भी उसमें लेंगेशन है, ये जितनी भी लंबाई में वृद्धि हुई वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाए। और प्लास्टिक क्या होता है, जब एक बार लंबाई में वृद्धि होगी तो वापस अपनी शेप में नहीं आ सकती, तो वो प्लास्टिक कहलाती है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कोई भी मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट में रहता है तो वो वापस अपनी शेप में आ सकता है, और जो वो शेप में आ सकता है, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट की बात करें, हाँ, जहाँ पे स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेन के होते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट, तो उस जगह क्या होता है कि मेरा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो हम जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड एनालिसिस कर रहे हैं वो किसके अंदर है, एक तरीके से इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इलास्टिक लिमिट मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है। तो हालांकि हमें पता है जो कंक्रीट का हमारा कर्व बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो पिछली क्लास में डिस्कस किया है, वो लीनियर नहीं होता है, वो अलग अलग ग्रेड का अलग अलग होता है, और ना उसका कोई परफेक्ट कोई इलास्टिक पॉइंट होता है। फिर भी हम वहाँ पे कोड ने एक डिसाइड किया था कि 1.1/3 FCK पे क्या है मेरा पॉइंट होगा, वहाँ पे क्या है मेरा जनरली जो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन आएंगे वो क्या होंगे, एक लीनियर होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, या प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने वहाँ पे इंडिकेट किया था जब मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी हमने पढ़ाया था, उसके डिटेल में एक वीडियो पढ़ी है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो और जब हम स्टील की बात करें तो स्टील की माइल्ड स्टील में तो हमारा एक स्पेसिफाइड यील्ड पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी होता है, इलास्टिक लिमिट भी होता है, प्लास्टिक रीजन भी होता है। पर बाकी अगर ग्रेड की स्टील की बात करूं, जैसे Fe500 जो कास्ट आयरन वगैरह होते हैं, तो उनका कोई परफेक्ट यील्ड पॉइंट नहीं होता। पर वहाँ पे हम जो यील्ड पॉइंट निकालते हैं वो प्रूफ स्ट्रेन की वजह से निकालते हैं। एक 0.002 पे प्रूफ स्ट्रेन काटते हैं, वहाँ से फिर हम एक क्या डालते हैं, टेंजेंट डालते हैं, तो उस पर जो स्ट्रेन आता है उस जगह, मतलब उस जगह जो स्ट्रेस आता है वो मेरा क्या कहलाता है, यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। तो वहीं पे उसी के आसपास एक थोड़े
एंड नीचे पे मेरा क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है जहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। तो ये एक एजप्शन में दिया हुआ है, एजप्शन को मैं फर्दर डिस्कस करूँगा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या है किस तरीके से, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो इतना समझो कि हमारा क्या है कि जो स्ट्रेसेस है वो प्रोपोर्शनल टू होते हैं स्ट्रेन के, और इस वजह से अगर जो हमारे स्ट्रेन डायग्राम में निकल के आया वो प्रोपोर्शनल हो, वो भी स्ट्रेस डायग्राम भी हमारे क्या होगा उसको सिमिलर होगा, क्योंकि जहाँ लंबाई में ज़्यादा बढ़ी है मतलब वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर तो मैं एक तरीके से दूसरे तरीके से समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो लेंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होने का मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मेरा बिल्कुल, यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे मेरा लेंथ में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मतलब जो स्ट्रेसेस होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इस वजह से जो इसका डायग्राम भी बनेगा वो किस तरीके से होगा, ट्रायंगल होगा। ऐसे ही ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुआ मतलब जो लंबाई में घटाव हुआ सबसे ज़्यादा ऊपर हुआ टॉप पे, तो यहाँ पर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस सबसे ज़्यादा, और एक पॉइंट ऐसा हुआ जो न्यूट्रल एक्सिस पे जहाँ पे बिल्कुल भी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मतलब जहाँ पे लंबाई में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुआ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उसका अगर मैं इसको एक तरीके से लीनियर फॉर्म में बनाऊँ तो कुछ इस ट्रायंगल बनता है। तो अगर तुम इस तरीके से समझना था तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो तुम्हें फाइनली समझ में आया अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जैसा स्ट्रेन का जो मेरा क्या स्ट्रेन कर्व है, और सेम टू सेम मेरा क्या रहेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में रहेगा। जैसे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है ऐसे ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रहेगा। ठीक है, अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ, मैंने अब तक तुम्हें क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है लोडिंग है, बीम पे कोई लोडिंग आ रही है, लोडिंग की वजह से क्या आ रहा है उसमें बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, मेरी बीम बेंड हुई, बेंडिंग की वजह से नीचे फैलाव हुआ, ऊपर घटाव हुआ, लंबाई में फैलने की वजह से नीचे क्या टेंशन स्ट्रेन आया, और घटने की वजह से ऊपर कंप्रेशन स्ट्रेन आया। जो टेंशन स्ट्रेन आया है तो उसका अगर मैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊँ वो ट्रायंगल बनता है, सेम टू सेम प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, और तो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊँ वो भी क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो इतना मैंने तुम्हें अब तक समझाया है, डिटेल में समझाया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने इसका क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ट्रायंगल फॉर्म में, ये क्या है मेरा स्ट्रेस डायग्राम है। ऊपर मेरा कंप्रेशन दिखा रहा है, नीचे मेरा क्या दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है। बाकी अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि कंप्रेशर फोर्स कितना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, वो हम डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से बनता है, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, जब बेंडिंग होती है, अगर हम टेंशन वो डायरेक्ट कंप्रेशन और डायरेक्ट टेंशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा कोई कंक्रीट का ब्लॉक है वो फिक्स है नीचे से, उस पर क्या मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो वो दोनों तरफ से क्या है, इधर से जब इसका ऊपर से लोड लगाया तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो जो कंप्रेस होगा, जो लंबाई कम करेगा, जो इसकी लेंथ एल थी वो क्या हो जाएगी, इस कंप्रेशन की वजह से कम होगी। अब जो लेंथ कम होगी वो पर यूनिट लेंथ क्या सेम अमाउंट में कम होगी, पर यूनिट लेंथ सेम अमाउंट में कम होगी, मतलब जो इसका स्ट्रेन है वो क्या होगा, एक तरीके से लीनियर होगा। तो मैं अगर उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँ अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, वो भी क्या होगा, एक तरीके से रेक्टेंगुलर होगा। सेम टू सेम नीचे से जब मैं किसी कंक्रीट ब्लॉक पर टेंशन लगाता हूँ, टेंशन लगाने की वजह से जब वो खिंचेगी, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये जब खिंचेगा टेंशन लगाने की वजह से, तो जो उसमें लंबाई में वृद्धि होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी एक तरीके से अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो उसका स्ट्रेन डायग्राम भी क्या होगा, एक तरीके से पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर होगा, और जो उसका स्ट्रेस डायग्राम होगा वो भी किस तरीके से आएगा, एक तरीके से रेक्टेंगुलर होगा। तो ये मैं दिखा दिया है कि किस तरीके से डायरेक्ट टेंशन में या डायरेक्ट कंप्रेशन में मेरी किस तरीके से कंक्रीट वर्क करती है, कंक्रीट हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो तुम्हें तीनों चीज़ समझ में आए। डायरेक्ट टेंशन का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है किस तरीके से बनता है, ये दिखाई दिया है, ये रहा। डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट टेंशन में इस तरीके से बनता है, डायरेक्ट कंप्रेशन में इस तरीके से बनता है, और जो बेंडिंग में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इस तरीके से बनता है। अगर मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम में तो ऊपर कंप्रेशन है और नीचे ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे क्या आता है, टेंशन आता है। ठीक है, अगर मेरी कैंटिलीवर बीम है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सेम टू सेम रहेगा, पर जो उसमें ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ तीनों डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया हूँ किस तरीके से हमारा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, हमारा अपना जो बेसिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड मतलब जो एक्चुअल लोड है। अब हमने जैसे वर्किंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब वर्किंग स्ट्रेस क्या, एक्चुअल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं। तो एक्चुअल लोड की वजह से बेंडिंग आई, और बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए, वो टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कंप्रेशन स्ट्रेस हो, तो वो क्या है, मेरा वर्किंग स्ट्रेस है एक तरीके से। तो एक्चुअल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस होते हैं। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें मैं वैसे तो डिस्कस कर चुका हूँ, पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिटेड स्टेट मेथड और प्लास्टिक मेथड तीनों को डिस्कस किया है। पर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल स्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं, पर हमारी जो मटेरियल होता है, जैसे कंक्रीट हो गई, कंक्रीट हमारे डिफरेंट डिफरेंट मसाले से मिलकर बना होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनी होती है, जैसे सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, गिट्टी हो गई, मतलब सैंड हो गया, बालू हो गई। तो इनका शेप साइज अलग होता है, कभी सीमेंट की ग्रेड अलग अलग होती है। तो इन काफ़ी चीज़ जो इनमें वेरिएबिलिटी है, इतनी सारी भिन्नता हैं, उसकी वजह से जब मैं इनका कोई भी क्यूब बनाऊँ या कंक्रीट करके कुछ भी बनाऊँ, तो वो क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आती है डिफरेंट डिफरेंट क्यूब की अलग अलग निकल के आती है। तो एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर एक वो स्ट्रेंथ नहीं निकल के आ पाती है, जो सेम स्ट्रेंथ नहीं निकल के आ पाती है, अगर कहने का अगर एग्जैक्टली कहूँ। तो इस वजह से हमने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन की थी, उसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हालांकि स्टील की जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि हम उसमें डिज़ायर एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो परसेंटेज होती है उसी हिसाब से लिखते हैं, लगाते हैं। तो उसमें हमारा कंट्रोल होता है, पर कंक्रीटिंग में हमारा इतना कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम एक्चुअल में कंक्रीटिंग के कोई भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे, अब ये तो है नहीं कि अगर उस पर स्ट्रेसेस आ रहे हैं 100 किलोन्यूटन के आ रहे हैं, तो मैं जो अपना मटेरियल यूज़ करूँ वो इतना ही करूँ जो 100 किलोन्यूटन लोड को ही ले पाए, बस ऐसा तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मतलब है कि जो लोडिंग की वजह से जो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हों, तो वो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं ये मान के चल लेता हूँ जो लोड आ रहा है उसको मैं ज़्यादा मान के चल लेता हूँ। तो अगर तो मैंने टोटल ये पूरे एक तरीके से समराइज़ करूँ, इसको कहता क्या हूँ, मैं दो तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का मतलब सिर्फ क्या है कि मुझे अपने स्ट्रक्चर को सेफ कराना है, मतलब जो लोड आ रहा है उससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करता हूँ। ज़्यादा के लिए डिज़ाइन दो तरीके से हो सकता है, लिमिट स्टेट में अलग तरीके से करते हैं, कम वर्किंग स्ट्रेस में अलग तरीके से। तो पहले मैं लिमिट स्टेट में बताता हूँ। लिमिट स्टेट में क्या करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मेरे 1000 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है। 1000 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है, 1000 किलोन्यूटन का लोड आने के लिए जब मेरा लोड आ रहा है, अगर मैंने इसके लिए डिज़ाइन किया, मुझे अगर मैं सरिया के लिए डिज़ाइन किया, तो मेरी एक सरिया 100 किलोन्यूटन का लोड ले सकती है। तो 1000 किलोन्यूटन के लोड को कितनी सरिया ले लेंगी, 10 सरिया ले लेंगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर उसमें 10 सरिया डाल दूँ या 10 रेनफोर्समेंट डाल दूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा शेफ हो जाएगा, ठीक है। पर अगर बाई चांस कोई एक्स्ट्रा लोडिंग आ गई है, जैसे एक साथ अगर मैंने जो वाइंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, इनको कंसीडर नहीं किया डिज़ाइन में, एक साथ आ गए, थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा होगा तो मेरा स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो उस चीज़ को सेव कराने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ। मतलब सेफ्टी के लिए कुछ फैक्टर का यूज़ करता हूँ, मतलब जो स्ट्रेंथ हो, जो वैल्यू होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा लेके चलता हूँ। तो किस तरीके से लेके चलता हूँ, मेरा जो लोड आ रहा है 1000 किलोन्यूटन आ रहा है, अगर मैं इस 1000 किलोन्यूटन ना मान के मैं क्या कर देता हूँ, उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मेरा 1500 आ गया। यहाँ मैंने क्या किया, लोड में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई किया, 1.5 के एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा टोटल लोड आ गया वो 1500 आ गया। तो मैंने लोड क्या है, मेरा एक्चुअल लोड तो 1000 है, 1000 है, पर अब मैंने कितना मान लिया, वो 1500 मान लिया, मतलब 1500 मान लिया। वो कैसे माना, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, किसमें, लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा 1500 लोड है, इसके लिए तुम डिज़ाइन किया। अब वही मेरी एक सरिया 10 किलोमीटर का लोड ले सकती है, तो 1500 किलोमीटर का लोड लेने की, एक सरिया मेरी 100 किलोमीटर का लोड ले सकती है, तो 1500 किलोमीटर का लोड लेने के लिए मुझे कितनी सरिया चाहिए, कितने रेनफोर्समेंट चाहिए, 15 रेनफोर्समेंट चाहिए। तो जहाँ मैं अभी पहले 10 देने वाला था उस लोड के लिए, 10 में वो शेफ तो हो जाता, पर उससे ज़्यादा आता तो उसमें क्या हो जाता है, हाँ बिल्कुल वो फेल हो जाता। तो अब मैं क्या दे रहा हूँ, 10 की जगह कितने दे के चल रहा हूँ, 15 सरिया दे के चल रहा हूँ। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे मैं क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल किया, लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी, जिस वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का कारण यही है कि मेरा जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है, लोड की वजह से जो एक्चुअल स्ट्रेसेस आए, उसमें मेरे स्ट्रक्चर फेल ना हो एटलीस्ट। तो मैं ऑलरेडी क्या करके चलता हूँ, उसे सेफ करा के चलता हूँ, ठीक है। बात करता हूँ अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस की बात करूँ, वर्किंग स्ट्रेस में किस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, मैं कहता क्या हूँ,
वहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वर्किंग मतलब जो एक्चुअल लोड पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल लोड की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे करता क्या हूँ, जो मेरा एक्चुअल लोड आ रहा है, एक्चुअल लोड मान के चलो कितना 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ लोड उस पर 1000 किलो न्यूटन आ रहा है। बट जो मैं अपना मटेरियल लेता हूँ, मैं मटेरियल की स्ट्रेंथ जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ वो ले सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता हूँ, कम मान के चलता हूँ। कम मान का मतलब ये है, जैसे कि मैं कंक्रीटिंग की बात करूँ, कंक्रीटिंग की मेरी M30 ग्रेड की कोई मैं कंक्रीट यूज करूँ, 30 का यहाँ मतलब यह है कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 30 न्यूटन पर mm² है, वो इतना लोड ले सकती है। पर मैं क्या करके चलता हूँ, जब मैं डिजाइन करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ वो इतना स्ट्रेस ले ही नहीं सकती। मैं ये मान के चलता हूँ 30 में मैं अगर 3 का डिवाइड कर दूँ, तो मैं क्या मान के चलता हूँ, मेरी जो कंक्रीट है वो कितना 10 किलो न्यूटन का लोड ही ले सकती है। और जब मेरा 10 किलो न्यूटन का लोड ही ले सकती है सिर्फ, तो मैंने क्या किया, 30 से उसको कितना लेके चलती है, 10 लेके चलती है। तो यहाँ पे 3 जो दिया वो क्या दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया। अब देखो दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझने वाली बात है। वहाँ पे जब हम लिमिट स्टेट में बात कर रहे थे, वहाँ 1000 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया था, वो कितने बनाया था हमने, 1500 बनाया था, मतलब 1500 बनाया था। यहाँ पे हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे थे वो किसको दे रहे थे, लोड को दे रहे हैं। तो जब हम लिमिट स्टेट के थ्रू जब बीम की डिजाइन करेंगे, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बीम को देंगे। अब यहाँ पे जो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, किसको देते हैं, मेटल को देते हैं। मेटल के मतलब जो स्ट्रेसेस को देते हैं। स्ट्रेसेस को कैसे दिए, मेरे जो ये कितना 30 न्यूटन का न्यूटन पर mm² का लोड ले सकता है, तो मैंने उसमें 3 का फैक्टर डिवाइड किया। तो मैंने क्या किया, मेरा जो मटेरियल है वो 10 न्यूटन पर mm का क्या ले सकता है, लोड ले सकता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि WSMM में सिर्फ किस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ, मेटेरियल मतलब स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ। पर मैं जो लिमिट स्टेट है वहाँ पे मैं स्ट्रेसेस में भी देता हूँ और लोड में भी देता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो थोड़ा सा तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लोड पे देता हूँ और थोड़ा मटेरियल के भी ले देता हूँ। तो वो दोनों तरीके से किस तरीके से देता हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा। इसी वजह से तो वो हमारा थोड़ा एफिशिएंट होता है लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन करने का। तो अभी मैं फर्दर उसे डिस्कस नहीं करने जा रहा, बस इतना याद रखो कि मैं यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या दे रहा हूँ कि स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहा हूँ। स्ट्रेस मतलब जो मेटेरियल की स्ट्रेंथ है। तो अगर तुम बात करो, जैसे मेरा वही 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, और अगर मेरी कंक्रीट की अगर मैं मान के चलता 30 ही लेके चलता, तो 30 लेके चलता तो मुझे कितने ब्लॉक चाहिए होते। ब्लॉक अगर मैं इसका डिवाइड करूँ तो मुझे 33 ब्लॉक चाहिए होते 1000 किलो न्यूटन के लोड को लेने के लिए। जब मैं मान के चलता मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, 30 न्यूटन पर mm² है। पर अगर मैं दूसरी इस जगह बात करूं कि अगर मेरा मैं स्ट्रेंथ को 30 ना मान के कितना मान लूँ, 10 मान लूँ, 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दूँ, तो 3 जब मैंने 10 मान लिया, तो अगर मेरा लोड टोटल कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। और जो उसमें जो एक क्यूब जो लोड लेने की क्षमता है कंक्रीट के जो क्यूब की, वो कितनी है, 10 है। तो वो अब मुझे कितने क्यूब की नीडेड है, अब मुझे अगर इससे निकाल के दूँ 100 क्यूब की मुझे नीडेड है। मतलब जहाँ मुझे अभी सिर्फ 33 क्यूब लग रहे थे उस स्ट्रेंथ को लेने के लिए, अब मुझे कितने क्यूब लग रहे हैं, 100 क्यूब लग रहे हैं। हालांकि अब मैं यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं जो 33 क्यूब आ रहे थे, अब जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ वहाँ 100 क्यूब लग रहे हैं। मतलब ये समझो कि मटेरियल कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब पैसा कितना ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। ये एक्जैक्टली वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ यही होता है। अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ कोई भी सेक्शन डिजाइन करते हैं, तो उसका जो साइज निकल के आता है वो ज़्यादा निकल के आता है, और साइज ज़्यादा निकल के आता है इस वजह से वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ता। सेफ होता है पर इकोनॉमिकल नहीं होता है। इस वजह से हम लिमिट स्टेट मेथड पर गए। वो क्या होता है, एज कम्पेयर टू लिमिट स्टेट मेथड और प्लास्टिक मेथड, वो इकोनॉमिकल होता है, सेफ भी होता है, तो एफिशिएंट होता है और इफेक्टिव होता है, अगर दोनों तरीके से बात करूं। ठीक है, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमारा जो सेक्शन का साइज निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, बड़ा निकल के आता है, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरी जो कंक्रीट है, कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुमने देखा मैं 3 लेके चला, और वहाँ स्टील पे मैं 1.5 लेके चला है, 1.8 लूँ, 2 लूँ, कितना लूँ। मैं हमेशा कंक्रीट में वर्किंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके इस वजह से चलता हूँ कि कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। मैं एक ही कंक्रीट के 100 क्यूब बनाऊंगा, 100 क्यूब की स्ट्रेंथ अलग अलग निकल के आएगी। हालांकि मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन कर चुका हूँ कि सबके स्ट्रेंथ इसके आसपास ही होगी, पर फिर भी अगर तुम एक्चुअल में बात करो तो वो एक ही मसाले से अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, तो वेरिएशन ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा भी अगर एग्रीगेट का साइज ऊपर नीचे हुआ, सीमेंट कंटेंट में ऊपर नीचे हुआ, स्टोरेज क्षमता में भिन्नता हुई, या कुछ भी डिफरेंस हुआ, मेरे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा वो इफेक्ट पड़ जाएगी। तो इस वजह से मैं जो कंक्रीटिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ वो ज़्यादा लेके चलता हूँ। और जबकि स्टील में मेरे क्या है, कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं जब स्टील की रोड को, तो उसमें एलिमेंट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल मात्रा में, कंट्रोल परसेंटेज में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, मेरा कंट्रोल
अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पे मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हुआ, एग्जैक्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टर्म है परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस का मतलब है कि मैं कितने स्ट्रेसेस मेरे अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें परमिट कर सकता हूँ। परमिट कर सकता हूँ कि कहने का मतलब है, मेरा बीम है, बीम की कुछ कैपेसिटी होती है। बीम की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, जो उसमें मेटल यूज़ किया है। तो मेरा जो कंक्रीट यूज़ की है और मैंने जो स्टील यूज़ की, तो मान के चलो मैंने M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ की। M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करने के बाद मैंने उसका 3 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया। तो जो मेरी जो अब मैं मान के चल रहा हूँ, जो मेरे कंक्रीट में जो उसमें यूज़ हुई है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पर mm² 10 है, 10 न्यूटन पर mm² है। तो ये मेरी जो 10 न्यूटन पर mm² कहने का मतलब है, तुम जब भी लोड के लिए डिज़ाइन करो, तुम्हें ये याद रख के डिज़ाइन करना है कि जो मेरी बीम का पर mm² फिर कितना लोड ले पाएगी, 10 ले पाएगी। तो 10 क्या है, उसकी परमिसिबल लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। हालांकि वो 30 तक ले सकती है, पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 10 है। मतलब तो मैं क्यूब के लिए जो भी लोड आ रहा है डिज़ाइन करने हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं पर mm² पे, वो 10 से कम आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1000 किलोन्यूटन का लोड आ रहा था, तो मेरा मैक्स से मैक्स एक पर mm² पे कितना लोड ले सकता है, 10 ले सकता है, 10 न्यूटन पर mm² ले सकता है। तो मैक्स से मैक्स 10 ले सकता है, तो 10 उसकी क्या परमिसिबल लिमिट है। तो परमिसिबल लिमिट किस तरीके से निकलती है, जो ग्रेड है कंक्रीट की स्टील, उसमें डिवाइड करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो मेरी क्या निकल के आ जाती है, परमिसिबल लिमिट आ जाती है। तो एग्जैक्टली तुम्हारे क्लियर हो गया होगा क्या है। थोड़ा बेसिक्स है, एक बार थोड़ा दिमाग से निकल रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, पर एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लो कि क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, समझ में आया। परमिसिबल स्ट्रेस वो स्ट्रेसेस होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस स्ट्रेसेस से ज़्यादा हम मान के नहीं चलते कि हमारे बीम में स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमारे कोड ने भी डिफाइन की हुई है कि कितनी परमिसिबल लिमिट हो सकती है, किस ग्रेड की कंक्रीट के लिए कितनी परमिसिबल लिमिट है, और किस ग्रेड की स्टील के लिए कितनी परमिसिबल लिमिट है। तो उसकी टेबल है, मैं अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ उस चीज़ को, तो समझ में आ जाना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, हम इस पे तो बढ़ ही नहीं पाए, स्टार्टिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से शुरू किया था, अभी देखो इसी पे चलना है, एक्सप्लेनेशन इतनी हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, जो एक्चुअल लोड की वजह से जो स्ट्रेस आते हैं स्ट्रक्चर में, वो वर्किंग स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो जो ये एक्चुअल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, दीज स्ट्रेसेस जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं एक्चुअल, दीज स्ट्रेसेस आर नॉट एक्सीडेड देन दी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है। ये कभी भी परमिसिबल स्ट्रेसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कंक्रीट की और स्टील की परमिसिबल लिमिट है, उससे क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा किस वजह से नहीं है, उसके सेफ्टी क्राइटेरिया की वजह से। तो परमिसिबल लिमिट निकालते कैसे हैं, कि जो मेरा एक्चुअल ग्रेड है, अगर M30 है तो 30 है, डिवाइडेड बाई उसमें किससे डिवाइड कराऊंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ग्रेड है अगर स्टील है तो F250, जो उसकी स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन, में इसको डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इस तरीके से मैं क्या परमिसिबल स्ट्रेस निकालूंगा कि कितना मेरा मैक्स से मैक्स पर mm² पे मेरा बीम या जो कंक्रीट है या स्टील है वो कितना ले सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशन देने होंगे, और इंडिकेशन पूरे थ्रू आउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वही इंडिकेशन यूज़ करेंगे। सेम टू सेम लिमिट स्टेट में मेथड में यूज़ करेंगे, कुछ चेंजिंग के साथ एक दो साइन और बढ़ जाएंगे उसमें। इंडिकेशन देना, हर बुक अलग अलग इंडिकेशन यूज़ करती है किसी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, डेंसिटी को सिग्मा से डिफाइन किया, मास को m से डिफाइन किया, और किसी चीज़ को किसी और से डिफाइन किया, तो वो है कि किसी चीज़ को अलग बुक में अलग चीज़ से डिफाइन किया, हमारे हम कुछ अलग तरीके से इंडिकेशन लेके चलते हैं, पर मतलब उनका वही सेम रहता है, ठीक है। तो मैं कुछ इंडिकेशन बता रहा हूँ किस चीज़ को हम क्या लेके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस। अगर मैं बात करूँ कंक्रीटिंग में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस को मैंने क्या कह दिया, सिग्मा CV से कहते हैं। सिग्मा मतलब स्ट्रेसेस, बी मतलब बेंडिंग में, और सी मतलब कंप्रेशन। तो जो स्ट्रेसेस हैं बेंडिंग कंप्रेशन में, वो मैक्स से मैक्स जो परमिसिबल स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, वो कितना है, उससे मैंने डिनोट करूँगा सिग्मा CV से। जो स्टील है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस, वो किससे डिनोट करूँगा, सिग्मा ST। सिग्मा वो स्ट्रेसेस, S मतलब स्टील और T मतलब टेंशन है। समझ में आ गया। तो ये मेरे परमिसिबल स्ट्रेसेस कैसे निकलते हैं, दोबारा अगर एक बात बता दूं, तो जैसे M30 है तो 30 ग्रेड है मेरी कंक्रीट में, और 30 न्यूटन का लोड ले सकती है, उसमें 3 से फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो कितना निकलेगा, 10। तो 10 क्या है, मेरा परमिसिबल स्ट्रेस है। परमिसिबल स्ट्रेसेस कहने का मतलब है जो उसकी जो मैक्सिमम सिग्मा CVC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। समझ में आएगा क्या है, ठीक है। सेम टू सेम स्टील की होगी। अब ये सब चीज़ें आएंगी, डिस्कस कर देंगे फर्दर, इस वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे,
ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल लोड की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे। तो कोई भी लोड होगा वो लोडिंग की वजह से कुछ भी स्ट्रेसेस आए, मैंने उनको नाम दे दिए। अगर एक्चुअल लोड की वजह से एक्चुअल स्ट्रेसेस है, लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो कंक्रीट में आएंगे तो उन्हें सी ए कहूँगा, और स्टील में आएंगे तो उन्हें टी ए कहूँगा। सी मतलब कंक्रीट और ए मतलब एक्चुअल मतलब जो असल में आने वाले हैं। टी मतलब जो टेंशन में, अगर स्टील के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ तो यहाँ टी लिख रहा हूँ। और ए मतलब एक्चुअल की वजह से, वहाँ सी मतलब कंप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आएगी। हमेशा मैंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है कि हमेशा सी ए लेस देन सिग्मा सी बी सी और टी ए लेस देन सिग्मा एस टी। कहने का मतलब ये जो एक्चुअल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या लोडिंग की वजह से एक्चुअल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सिग्मा सी बी सी से कम होने चाहिए। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हमेशा किससे कम होने चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेसेस से हमेशा कम होने चाहिए। समझ में, जैसे हम परमिसिबल स्ट्रेस 10 निकला तो पर एम एम जो लोडिंग आ रही है वो हमेशा क्या हो रही है, जो बीम के पर एम एम क्रॉस सेक्शन ले लूँ, कोई भी ले लूँ, पर एम एम पे 10 से कम होनी चाहिए, अगर मैं M30 ग्रेड की बात कर रहा हूँ कंक्रीटिंग में। ठीक है, तो टेंशन स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस तो हमें समझ में आ गए, और एक्चुअल स्ट्रेसेस समझ में आ गए, उनका जो हमने इंडिकेशन लिए हैं वो भी तुम लोगों को क्या आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही है, एंड WSM वी अप्लाई ऑन ओनली वन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेस वैल्यू। किस पे अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस वैल्यू पे। जैसे M30 ग्रेड थी, 30 मतलब वहाँ पर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड ले सकता है, मतलब स्ट्रेस ले सकता है। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रेस 30 में डिवाइड किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो निकल के आया, वो जो परमिसिबल लिमिट थी जो निकल गई। तो यहाँ पे हम स्ट्रेसेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, ना कि लोड में। तो वहाँ पे LSM में लोड में भी देते हैं, स्ट्रेसेस में भी देते हैं। ठीक है, बात करें कंक्रीट की। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे के भी दिखाया है कि कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है FC के, और स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेके चलेंगे वो 3 लेके चलेंगे, यह याद रखना। और WSM में हम कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चल रहे हैं, 3 लेके चलते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होंगे, वही मैंने बताया था। परमिसिबल स्ट्रेस मतलब सिग्मा CVC जो हमने अभी नया नाम दिया है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उससे में डिवाइडेड बाई 3। तो M30 है तो M30 में करेक्टरिस्टिक कितनी स्ट्रेंथ कितनी है, 30। M20 है तो 20 में करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, 20। तो जिस जिस ग्रेड की कंक्रीट है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उतनी उस हिसाब से होती है। M20 में 20 होती है, M30 में 30 होती है, M35 में 35 होती है। तो उसमें जैसे ही डिवाइडेड करेंगे 3 से, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सेम बात करते हैं स्टील में भी, सेम टू सेम रहेगा। स्टील में मेरी क्या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो यील्ड पॉइंट होता है FY, उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं WSM में, वो 1.80 लेके चलते हैं। 1.8 लेके चलते हैं, याद रखना। कंक्रीट में 3 लेके चलते हैं, और इसमें स्टील में कितना है, 1.8 लेके चलते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या, वही सिग्मा ST जिससे हमने डिनोट किया था, FY अपॉन 1.8। मतलब जो परमिसिबल लिमिट है, वो जो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन डिवाइडेड बाई, इसमें किससे डिवाइड कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो निकल के आ गया 0.55 FI। तो ये हम यूज़ करेंगे एक्चुअल अभी डिज़ाइनिंग करने में, तो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं अभी। इनका जब बीम के क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फिर बीम के डिज़ाइनिंग भी करेंगे सब तरीके से। पहले हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, स्ट्रेसेस निकालना भी सीखेंगे, फिर हम बीम की खुद डिज़ाइन करेंगे। और बीम की जब तुम डिज़ाइन करने लगोगे तो मैं अंदाज़ा लग जाएगी कि बीम में कितना मुझे सरिया यूज़ करना है, ऊपर कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, नीचे कितना चाहिए, कितना नंबर ऑफ़ सरिया चाहिए, उनकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें तुम्हें एकदम समझ में आ जाओगे। तो वो फर्दर धीमे धीमे पढ़ते हैं, बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते चलो, वो कुछ पीछे नहीं रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और मेंशन किया है, नो फैक्टर सेफ्टी अप्लाइड टू लोड्स। तो हम लोड पर कोई भी फैक्टर सेफ्टी अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया, क्या होता है मेरा WSM का बेसिक। तो आगे एक मैं कोड के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ, परमिसिबल लिमिट जो दे रखी हैं यहाँ पर। कोड में पेज नंबर तुम 80 पे जाओगे, कोड के पेज नंबर 80 पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे M30 ग्रेड की, अगर मैं M10 ग्रेड की कंक्रीट की बात करूँ, तो सिग्मा CVC बेंडिंग में कितनी लेके चला है, 3 लेके चला। मतलब 10 में 3 से डिवाइड किया तो कितना एक्सप्रोक्स 9 आया, तो वो 9 अप्रोक्स 10 के बराबर ही लेके चलता है। तो वहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट है वो कितना लेके चला, 3 लेके चला। 30 की बात करूँ, 30 में 3 से डिवाइड किया तो वो कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो परमिसिबल लिमिट कितना लेके चला, तो 10 लेके चला। तो परमिसिबल लिमिट अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए अलग अलग है, याद होना चाहिए। डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए ये वैल्यू है, और शेयर के लिए ये वैल्यू है। तो अभी शेयर के लिए हमें कोई काम नहीं है अभी, ना हमारा अभी डायरेक्ट कंप्रेशन का, सिर्फ बेंडिंग का काम है। तो हम बेंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ।
आगे बात करते हैं एजप्शन है WSM में हमारे 4 एजप्शन होते हैं। पहला एजप्शन है कि एट एनी सेक्शन क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। दूसरा एजप्शन है जो सारे स्ट्रेसेस कंक्रीट के द्वारा मतलब जो सारे टेंशन स्ट्रेसेस हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, रेनफोर्समेंट के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा नहीं लिया जाएगा अगर मेरा सेक्शन कैसा हो, क्रैक्ड सेक्शन हो। ठीक है, एक एजप्शन है तीसरे नंबर का, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होते हैं स्टील और कंक्रीट के अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट में होंगे और वो अंडर इलास्टिक लिमिट होंगे। ठीक है, तीसरा होता है मॉड्यूलर रेशियो एम हैज़ वैल्यू 280/3 सिग्मा सी बी। सिग्मा सी बी क्या परमिशन लिमिट है, मॉड्यूलर रेशियो क्या चीज़ है, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम एजप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मॉड्यूलर रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि बीम की एनालिसिस, बीम पे जो स्ट्रेसेस आते हैं उसके एनालिसिस कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग किस तरीके से करेंगे, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।